नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गृह वाटिका में फल और सब्जियों की खेती है फायदेमंद। अरहर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के उपाय। देश की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि जोत के बावजूद शहरी क्षेत्र के लिए किचन गार्डनिंग यानी घर के आसपास तथा छत पर सब्जियों और फलों की खेती आज लोगों की जरूरत बनते जा रही है, क्योंकि आज के समय में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है। तो आप किस प्रकार से घर की छत पर गृह वाटिका बनाएं और कौन कौन सी फल सब्जियों को उगाएं, इसकी तकनीकी जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ नेहा सैनी से। पोषण वाटिका, जिसे हम गृह वाटिका, टेरेस गार्डन या जो बालकनी में हम सब्जियों को उगाते हैं, घर के आसपास जो जगह होती है उसका उपयोग करके हम डेली उपयोग में जो सब्जियां उपयोग होती हैं उनको लगाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। पोषण वाटिका क्यों लगाना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले हमें पोषण वाटिका के थ्रू जैविक सब्जियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा, हमें ताज़ी और गुणवत्ता यूज़, जिसमें हमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, वो सब्जियां मिलती हैं, आसानी से मिलती हैं, घर में लगी है, घर के आसपास लगी, जब उपयोग हुआ तब हम उसको तोड़ के आसानी से उपयोग कर सकते हैं। घर में उगाते हैं तो हमारा एक मनोरंजन का भी काम करता है। हम पोषण वाटिका में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे कि है ना, पत्ते वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, चौलाई की भाजी है, सरसों है, चने की भाजी, इस तरह की हम भाजियाँ भी लगा सकते हैं। मौसम के हिसाब से जो सब्जियां लगना चाहिए, जैसे अभी हमारे पास ठंड है, ठंड में हम जैसे बैगन है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, मिर्ची है, गाजर है, मटर है, धनिया है। बीज वाली सब्जी में सेम, बल्लर, बरबटी, ये भी लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी, गिलकी, तोरई, ये लगा सकते हैं। कद्दू है, ये लगा सकते हैं। और फलों में जिसमें हम नींबू के, केला, आंवला, अमरूद, जाम, जामुन, इस तरह से जो पौधे हैं उनको हम लगा सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें: छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की सुविधा हो, वहां पर किचन एवं टेरेस गार्डन बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों एवं फलों का उत्पादन देते हैं। सबसे पहले हम स्थान का चयन करते हैं कि हमारा स्थान कैसा होना चाहिए पोषण वाटिका को बनाने के लिए। तो हमारी आवश्यकता कैसी है, हम उस हिसाब से अपने स्थान का चयन करते हैं। हमारे पास अगर जगह उपलब्ध है तो हम ज़मीन पे बनाएंगे, अच्छी जगह रहेगी। अगर जगह नहीं है तो हम उसको बालकनी में भी लगा सकते हैं, स्टैंड गमलों में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास छत है तो हम छत पे भी लगा सकते हैं। वो 250 स्क्वायर फीट की जगह सफिशिएंट होती है 5 लोगों के लिए। फिर क्या क्या ज़रूरतें होती हैं उसमें, जैसे हमारे पास गेती है, फावड़ा है, पानी देने के लिए झारा है, खुरपी है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम उसका अरेंजमेंट करते हैं कि वो भी हमारी व्यवस्थित हो। पोषण वाटिका को बनाने के लिए किचन गार्डन बना रहे हैं हम या टेरेस गार्डन बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है मिट्टी को किस तरह से हम तैयार करें। 3 भाग आपका मिट्टी और 1 भाग गोबर का। अगर ज़्यादा मिट्टी चिकनी है तो उसमें हम 1 भाग रेत का भी मिला के, और उस तरह से हम इस मिट्टी को तैयार करते हैं। और जब भी हम मिट्टी को भरने के लिए या तो गमले में लगा रहे हैं तो गमले में देखें कि वो उसमें पानी निकालने के लिए नीचे जो एक छेद होता है वो हो, प्रॉपर हो। या हमारे पास गमले नहीं है, हम क्यारी बनानी है तो हम क्यारी में भी वो मिट्टी का
मेड़ बना के बीच में क्यारी बनाए और उस तरह से मिट्टी को, वो मिट्टी जो हमने तैयार करी है वो रखें। और फिर अगर हम उसको, हमारे पास गमले नहीं है, हम जो कैन में लगा रहे हैं, प्लास्टिक ड्रम में लगा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था भी नहीं होती तो हम ग्रो बैग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि अलग अलग साइज़ के भी आते हैं। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जो हमें पौधे लगाने हैं उसके अनुसार 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो अपनी सुविधा के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बीज हमें एक अधिकृत जो बीज मिलते हैं, प्रचलित दुकान है, वहाँ से हमें बीज का उपयोग लेना चाहिए। और अगर हम रोप लगा रहे हैं तो उसको भी हम नर्सरी से या खुद भी तैयार करके पोषण वाटिका में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देखरेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे का प्रकार एवं आकार तथा कंटेनरों के आकार पर निर्भर करता है। गर्मी में पौधों को पानी की नितांत आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार पौधों को सिंचाई करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सिंचाई में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सिंचाई ऊपर की 1 इंच की मिट्टी खरोच कर देना चाहिए। यदि मिट्टी नम है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, यदि सूखी है तो सिंचाई की आवश्यकता है। पानी जो हम डाल रहे हैं गमले में वो उसमें भरे नहीं, और भरा रहेगा तो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो पानी के निकलने की व्यवस्था भी सही हो। जो धूप है उसके लिए हम है ना ग्रीन सेट का भी उपयोग कर सकते हैं, जो जालीनुमा रहती है, जिससे ना रोशनी जो आर पार आराम से जा सके और आसानी से उसको पौधे को धूप मिल सके। इनमें है ना हम जैविक खाद का ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो खुद भी तैयार कर सकते हो, और अगर व्यवस्था नहीं बनती है तो मार्केट से, जैसे नर्सरी है, खाद मिलती है अच्छी किस्म की, जो वर्मी कंपोस्ट भी रहती है, कंपोस्ट खाद भी रहती है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं लाके। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर फल सब्जियां ताजा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं, तथा पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर करना चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तुड़ाई पूरे आकार धारण कर लें, लेकिन कोमल रहें तब उसकी तुड़ाई करना चाहिए। पोषण वाटिका से पोषण सुरक्षा और कुपोषण को दूर भी किया जा सकता है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो सब्जियां और फल का हमारे पोषण में, हमारी संतुलित थाली में, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने अरहर की खेती की है। उनकी फसल में इस समय फूल और फली बन रही है, और इसी समय फसल में कई तरह के हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो यह फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब अरहर की फसल में कौन कौन से पौध संरक्षण उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ। किसान बंधुओं, वर्तमान में जो है अरहर की फसल फूल अवस्था में है, और फूल अवस्था में अगर कीट का प्रकोप हो जाए तो उसमें फली नहीं बनती, और जो दाना है वो ग्रसित मिलता है, और उसमें बाजार मूल्य भी कम मिलता है। ऐसे स्थिति में हमको कीट का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि अरहर में 50% फूल आ जाए, इस
अवस्था में जो है कीटनाशक दवा का छिड़काव करना है। इसमें विशेष रूप से एक तो तूर छेदक इल्ली आती है, ये जो है फल्ली के अंदर घुस जाती है और दाने को पूरा ये कर देती है। सबसे खतरनाक है, जो कि हमने फसल में पूरा ही फसल को नुकसान पहुंचाए और क्वालिटी, बीज की क्वालिटी या दाने की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो कीटनाशक दवा का नियंत्रण के लिए एक तो क्विनालफास का उपयोग करिए। क्विनालफास की मात्रा जो है 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। और क्योंकि अरहर की फसल ऊंची रहती है, 5-6 फीट ऊंची रहती है, डालने में भी बहुत कष्ट होता है और उसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो पीठ वाला पंप रहता है उसमें एक लकड़ी बांधिए 5 फीट की या 4 फीट की ऊंची, और उसका जो लांस में बांध दीजिए और उसकी बटन चालू कर दीजिए और समान रूप से जो है पूरे फसल के ऊपर छिड़काव कतार से कतार लेके 4-4 फीट की या 6-6 फीट की जो है कतारें लेके आप चलिए और उसको जो है छिड़काव करिए। तो इस प्रकार से इसको जो है नियंत्रण करना है। ये एक पत्ती को रोल करने वाले भी कीट आता है, तो उससे भी जो है पत्तियां गोल गोल हो जाती है और धीरे से फिर पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। उगरा नाम की बीमारी आती है तो आपको मालूम होगा कि फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं, और कतार की कतार जो है सूख जाती है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। तो इसके नियंत्रण के लिए तो सबसे पहले कि प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करना है, जैसे कि नंबर 148 है, आशा नाम की किस्म है, ICPL 48 है, 148 है। ये सब किस्में जो है आपकी जो है उगरा निरोधक है। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि फसल चक्र में भी अपनाना है आपको, क्योंकि अब ये बीमारी जो है भूमिजन्य है। भूमिजन्य होने के कारण जो है भूमि में इसके जीवाणु पनपते हैं और फिर अगले साल और फसल में नष्ट करते हैं। तो गर्मी में आपको गहरी जुताई अपनाना चाहिए, तभी जो है उगरा नाम की बीमारी आती है, नियंत्रित किया जा सकता है। विशेष रूप से जो है जब तापक्रम बहुत अच्छा नीचे आ जाता है या कम हो जाता है और मौसम में जो है थोड़ा सा बदलाव होता है तो पाला भी आने की संभावना रहती है। तो पाला आने की संभावना है और तापक्रम एकदम से गिर जाता है, तो पाले से बचाव के लिए अरहर में जो है हल्की हल्की हम सिंचाई कर दे तो उससे बहुत फायदा होता है। दूसरी बात, हमें मालूम है कि आज थोड़ा सा ठंड ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे स्थिति में जो है रात को 10 बजे, रात के 12 बजे मेड़ों को चारों तरफ से अगर आप धुआं कर देते हैं, चारों तरफ से धुआं कर देते हैं तो पाले का असर कम हो जाता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कहीं कहीं पे गरज और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में कमी होने के साथ साथ कोहरे पड़ने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। हाथों को बार बार साबुन से धोएं। मास्क का उपयोग करें। जिन व्यक्ति को कोल्ड या फ्लू के लक्षण हों, उनसे उचित दूरी बनाए रखें। विटामिन सी के प्रयोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए नियमित सेवन करें। कोरोना वायरस से बच्चे या बुजुर्ग ही प्रभावित होते हैं, युवा नहीं। ऐसी अफवाहों से बचें। गेहूं की समय पर बोई गई फसल 25 से 30 दिन की होने पर जड़ जमने की अवस्था पर प्रथम सिंचाई करें। प्रथम सिंचाई के बाद 17 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से खेत में डालें। गेहूं की फसल में चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए 2,4-D इथाइल ईस्टर 38 EC 163 मिलीलीटर के साथ आइसोप्रोटान 75% 167 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से खेत में छिड़काव करें। चने में प्रथम सिंचाई 50 से 55 दिन की अवस्था पर साग बनने के समय करें। अगर एक ही सिंचाई देनी हो तो बुवाई के 60 से 65 दिन बाद फसल में सिंचाई करें। सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई का काम आवश्यक रूप से करें। चने में फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई बुआई के 60 दिन बाद करें। प्रत्येक सिंचाई में पानी की गहराई 60 मिलीमीटर रखें। चने की फसल में कट बम दिखाई देने पर सुबह या शाम के समय फेनवालरेट 1.5% चूर्ण 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से भुरकाव करें। सरसों की बुआई के 50 से 60 दिन बाद मेटालाक्सेल 0.2% का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें और 15 दिन के अंतराल पर मेटालाक्सेल 4% के साथ मैनकोजेम 64% का 0.2% की दर से घोल बनाकर फसल पर दूसरा छिड़काव करें। इससे सरसों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम होगी। समय पर बोई गई जई की फसल 60 दिनों बाद कटाई योग्य तैयार हो जाती है। प्रत्येक 20 दिन बाद फसल में सिंचाई करना चाहिए और प्रत्येक कटाई के बाद 12 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से खेत में देना चाहिए। आलू की फसल में उर्वरक की मात्रा डालें तथा फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। हवा में अधिक नमी होने के कारण आलू तथा टमाटर में झुलसा रोग होने की संभावना है, अतः इसकी निगरानी करें और लक्षण दिखाई देते ही कार्बनडाजिम 1 ग्राम दवा या डाइथेन M45 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीट की निरंतर निगरानी रखें। संख्या अधिक होने पर स्पेनोसेड दवा 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सर्दी के मौसम में पशुओं को सूखा चारा रात को मिलाकर खिलाएं। ऐसा करने से पशुओं को ठंड कम लगेगी। सर्दी के दिनों में 2.5 से 3 महीने तक के कट्टे व बछड़ों को 23 से 30 ग्राम नौसादर अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से पशुओं में पेशाब के बंधे की समस्या से निजात हो पाता है तथा सर्दी से बचाव भी होता है। सर्दी के मौसम में पशुओं को हल्का गुनगुना पानी पीने को दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है भवनपुर जिला करौली से विश्वजीत जी ने। आप सब्जी वाली मटर में छाछिया रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, आज हम आपको मटर में लगने वाली बीमारियां तथा उसको आप कैसे पहचानेंगे तथा इसकी रोकथाम क्या कैसे करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। मटर खास करके रबी सीजन का एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्रॉप है, महत्वपूर्ण फसल है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोग है मटर में वो है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू वास्तव में एक फफूंद के द्वारा होता है। वो जनरली देखा जाता है जब टेम्परेचर का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तथा क्लाउडी वेदर होता है और ख़ास करके सुबह में जब चिलचिलाती धूप होती है और रात में क्लाउडी वेदर होता है तो उस समय इस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी मौसम बदल रहा है और मटर की फसल में छाछिया रोग होने की संभावना है, इस रोग में पत्तियों फलियों पर सफेद पाउडर सा छा जाता है जिसके कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और ऐसी रोगग्रस्त फसल से किसानों को बहुत कम उत्पादन ही मिल पाता है जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। और इस रोग के बारे में यही बोलना चाहेंगे, जो ही रोग का लक्षण दिखाई पड़े तुरंत उसमें यदि दवा का छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को आसानी से हम लोग रोक सकते हैं। तो ये खासकर देखने को मिलता है दिसंबर के लास्ट वीक में या कसते जनवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में खास करके इस रोग के लक्षण का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण इस तरह देखने पर जो ही लक्षण दिखाई पड़े आप यथाशीघ्र केराथिन नामक दवा 1.5 से 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे और घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को रोका जा सकता है। केराथिन एक ऐसी दवा है जो पाउडरी मिल्ड्यू केवल मटर में ही नहीं अन्य फसल में भी, जैसे तीसी में खास करके पाउडरी मिल्ड्यू आपको जितने भी लत्तेदार सब्जी होती है उसमें भी पाउडरी मिल्ड्यू को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है केराथिन नामक दवा का छिड़काव करना चाहिए। तो केराथिन का दवा का मात्रा होगा 2 ml दवा प्रति लीटर पानी, इसकी छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। लेकिन मटर में देखा गया खास करके हम लोग सल्फर डस्ट भी सजेस्ट करते हैं। सल्फर का या घोल बना करके या सल्फर का डस्ट बुड़काव करने पर भी आसानी से रोका जा सकता है। सल्फेक्स नामक पाउडर मिलता है मार्केट में जिसका 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके यदि हम छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से कर सकते हैं कि विभूतिया रोग को आसानी से रोका जा सकता है। तो इसके लिए एक रामबाण दवा है, सही माने में पूछा जाए तो केराथिन, और दूसरा है इसमें सल्फर डस्ट। ये दोनों में से किसी एक दवा का छिड़काव करेंगे आसानी से इस रोग को रोका जा सकता है। यदि रोग का प्रकोप बहुत विकराल रूप ले लिया है तो हो सकता है कि 10 से 12 दिन के बाद में आपको दूसरा छिड़काव भी करना पड़ेगा। इस तरह 2 छिड़काव करने पर पाउडरी मिल्ड्यू को हम आसानी से रोक सकते हैं। यही नहीं, इस रोग को रोकने के लिए किसान बंधु सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें रोगरोधी किस्म कुछ आते हैं। यदि रोगरोधी किस्म को लगाते हैं तो निश्चित रूप से कर सकते हैं इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। यह जैसे इसके लिए बहुत अच्छा है, एक रचना नाम की वैरायटी है जिसमें वास्तव में रोगरोधी क्षमता है। उस वैरायटी को लगाने पर इस बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस बीमारी के लक्षण जो है उनके रोकथाम है और उसको कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे ताकि बीमारी नहीं आवे, तो इस तरह करने पर निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगा। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।